Hello friends, this is Vartika here. Welcome to Let's Try to Learn. कल हमने फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी जो आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जनरली इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए थे, तो उनका आज प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट इज कॉटन ऑब्टेन, मतलब कपास के किस भाग से रुई प्राप्त होती है। मतलब जो कपास का पौधा होता है उसके किस पार्ट से हमको रुई मिलती है। तो क्या रुई हमको उसकी पत्ती से मिलती है, उसकी जड़ से मिलती है, कॉटन बॉल से मिलती है यानी पिलौने से मिलती है, या फिर स्टेम से मिलती है। तो जो कॉटन होता है वो किससे मिलता है, वो हमें कॉटन बॉल से मिलता है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। स्टेम से प्राप्त होता है, लीफ से प्राप्त होता है, ट्यूबर से प्राप्त होता है, या फिर फ्लावर से प्राप्त होता है। तो जो हमारा जूट होता है वो किससे प्राप्त होता है, स्टेम से मिलता है। यानी हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब रेशम कीट के किस भाग से रेशम मिलता है। ठीक, किस भाग से, यहाँ पे जनरली किस स्टेज से मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है कोकून। तो किस भाग से हमको मिलता है, तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कोकून, तो सिल्क वॉर्म के कोकून से हमको, मतलब जब वो कोकून के फॉर्म में होता है तब उससे हमको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि which goat's wool is used for making पश्मीना शॉल, मतलब किस बकरी के ऊन से पश्मीना शॉल बनती है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थानी बकरी, दूसरा हिमाचली बकरी, तीसरा है कश्मीरी बकरी और चौथा है अंगोरा बकरी। तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यानी कश्मीरी बकरी, जो कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, उससे क्या बनती है, उससे पश्मीना ऊन निकलता है और उस पश्मीना ऊन से क्या मिलता है, पश्मीना शॉल बनती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको बाल से ऊन बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल फ्रॉम हेयर, कि हम हेयर से वूल कैसे बना सकते हैं, ऊन कैसे बना सकते हैं, इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा इसमें पहला स्टेप है ऊन, बाल से ऊन बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं, टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। उसमें हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है, बालों की कटाई। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल होता है उसके बॉडी से क्या करते हैं, बालों को काटते हैं, बालों को क्या करते हैं, काटते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बालों की कटाई बोलते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है सफाई या अभिमार्जन यानी स्कॉरिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवरों की बॉडी से जो क्या हेयर मिला रहता है, काटे रहते हैं, उसकी क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ठीक, क्या होता है सफाई या अभिमार्जन में उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। मतलब उसके बॉडी में, उसके हेयर में जो डर्ट होता है, उसके बॉडी में जो ऑयल होता है, उन सबको क्या करते हैं, हम साफ करते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है छटाई। छटाई में क्या होता है कि जो बड़े बाल, जो छोटे बाल, जो चमकदार होते हैं या फिर जो कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। हमारा अगला स्टेप है कताई। कताई में क्या करते हैं, कताई में जो छोटे बड़े बाल होते हैं उनको आपस में मिला करके धागे जैसी संरचना बनाते हैं। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं।
हमारा अगला स्टेप है रंगाई। रंगाई में क्या होता है कि जो धागे हमको थ्रेड हमको मिले होते हैं उनको हम क्या करते हैं डिफरेंट कलर से रंगते हैं। हमारा लास्ट स्टेप क्या है बुनाई, मतलब जो धागे हमको मिले हुए हैं अब इन्हीं धागों को आपस में जोड़कर हम क्या बनाते हैं फैब्रिक यानी कपड़ा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट रिस्क फ्रॉम सॉर्टिंग फाइबर, मतलब जब रेशे की छटाई से किस जीवाणु के संक्रमण का खतरा रहता है। मतलब जब फैक्ट्रियों में जो मजदूर होता है जब वो क्या करता है मतलब रेशों की छटाई करता है। छटाई का मतलब होता है कि जब शॉर्टिंग होती है, शॉर्टिंग मतलब उसमें जब छोटे बड़े चमकीले और खुरदरे धागों को क्या करते हैं मतलब बालों को अलग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जानवरों के बालों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं उनकी बॉडी में घुस करके उनको क्या करते हैं रोगी बनाते हैं। ठीक, तो इसमें से आप देखिए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन है आपका विब्रियो, दूसरा है स्पाइरुला, तीसरा है एंथ्रेक्स और चौथा है तो इसमें एंथ्रेक्स नाम की बैक्टीरिया क्या करती है मजदूरों की बॉडी में घुसती है और उनको क्या बनाती है बीमार बनाती है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था। इन व्हिच कंट्री रेशम इज डिस्कवर्ड, मतलब रेशम की खोज किस देश में हुई थी। तो उसमें पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है चीन। तो जो रेशम का आविष्कार है वो किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइंस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, रेशम कीट के पालन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ये हमने कल ही पढ़ा था। उसको हरितगृह प्रभाव कहते हैं या सेरीकल्चर कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं या फिर एपीकल्चर कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है, मतलब जो रेशम कीट को पालने का जो प्रोसेस होता है या फिर जो साइंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेरीकल्चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका हरितगृह प्रभाव। तो हरितगृह प्रभाव क्या होता है, जनरली इसमें होता ये है कि जो हरित गैसें होती हैं, हरितगृह गैसें होती हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, सॉरी NO2 होता है, CO2 होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हमारे इन्वायरमेंट में फंसी रह जाती हैं और उसको क्या कर रही हैं धीरे धीरे हॉट कर रही हैं। ठीक, गर्म कर रही हैं, वार्म कर रही हैं। ठीक, वार्म कर रही हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। ठीक, इसमें हमारा अगला है सेरीकल्चर। तो आप जान ही रहे हैं कि रेशम कीट के पालन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। हमारा अगला है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है जनरली फिश को क्या करते हैं इनका कल्चर करते हैं। जैसे सिल्क वर्म को कल्चर करते हैं तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। उसी तरह जब फिश का कल्चर किया जाता है, फिश को पाला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं पिसीकल्चर कहते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन है डी यानी एपीकल्चर। तो हमारा जो एपीकल्चर होता है, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी यानी बी। तो जब मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं एपीकल्चर। ठीक, हरितगृह प्रभाव जनरली गैस से इसका लेना देना है। सेरी का मतलब क्या होता है सिल्क से लेना देना है। ठीक, पिशी का मतलब फिश से लेना देना है फिश कल्चर। और एपी का क्या मतलब होता है बी, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फाइबर्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून। कोकून रेशम की रेशम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सॉरी यहाँ पे हिंदी मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो कोकून होता है उससे जो हम रेशे निकालते हैं
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब कोकून से रेशे को एक्सट्रैक्ट करने की, मतलब पाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसमें आपका शेयरिंग है, शॉर्टिंग है, रेलिंग है या फिर स्पिनिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा कोकून से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन व्हिच टाइप ऑफ कंडीशन कॉटन ग्रो, कपास किस जलवायु में उगती है। पहला है आपका विंटर एंड ड्राई, दूसरा है रेनी एंड वेट, तीसरा है वार्म एंड ड्राई और चौथा है ड्रॉट। तो हमारा जो कपास है वो वार्म एंड ड्राई, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। यानी ये गर्म और सूखे जलवायु में ग्रो करती है। तो ये क्या हो गया, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ फाइबर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं या किस प्रकार के फाइबर को हम कृत्रिम सिल्क बोलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा है रेयॉन, तीसरा है टेरिकॉट, चौथा है नायलॉन। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है यानी जो रेयॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन रीजन में क्या होता है, आपको पता होगा कि एक कथन होता है, एक अभिकथन होता है, ठीक, और एक क्या होता है, कारण होता है, ठीक। एक अभिकथन होता है और एक क्या होता है, कारण होता है। इसमें इन दो देखना रहता है हमको कि ये सही है कि नहीं सही है, ये सही है या नहीं सही है, ठीक। असर्शन सही है कि नहीं सही है, रीजन सही है कि गलत है। अगर असर्शन सही है और रीजन भी सही है तो क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है या नहीं कर। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें असर्शन क्या कह रहा है कि ऊल कीप्स बॉडी वार्म, मतलब जो ऊन होता है वो शरीर को क्या रखता है, गर्म रखता है। उसका रीजन क्या दे रहा है कि ऊल ट्रैप्स एयर, मतलब जो ऊन होता है वो हवा को क्या करता है, पकड़ के रखता है। ऊन शरीर को गर्म रखता है, कारण क्या कह रहा है, ऊन हवा को पकड़ के रखता है, या ऊन लिखा है लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका ऊन हो जाएगा, ठीक। ऊन हवा को पकड़ के रखता है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्या ये दोनों सही हैं। हाँ, ये भी सही है कि ऊन शरीर को गर्म रखता है, इसीलिए हम ठंडियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं, ठीक। तो ये सही है हमारा। और ऊन हवा को पकड़ के भी रखता है, ये बात भी सही है। अब देखना ये क्या इसका ये सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है कि नहीं। तो हाँ, जो ऊन होता है वो हवा को पकड़ के रखता है, इसीलिए जो ऊन होता है वो शरीर को गर्म रखता है। अगर ऊन का कपड़ा हवा को आने जाने देगा, मतलब एक मतलब बॉडी के अंदर से बाहर और बाहर से बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी ठंडी हो जाएगी, लेकिन ये क्या करता है, हवा को पकड़ के रखता है, इसीलिए क्या रहता है, बॉडी गर्म रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा कारण है वो अभिकथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाई कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट, ठीक, कि जो सूती कपड़ा होता है वो पसीना क्यों सोखता है, व्हाई कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट। तो हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक नेचर, यानी जल विरोधी प्रकृति। दूसरा, जल विरोधी प्रकृति का मतलब होता है कि जो जल से क्या करे, दूर भागे, दूर भागे, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर बोलते हैं, ठीक। हमारा दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक नेचर, यानी जल प्रेमी प्रकृति। जल प्रेमी से ही समझ में आ रहा है कि जो जल की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक नेचर। थर्मोप्लास्टिक नेचर का मतलब होता है कि ऐसा प्लास्टिक जो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है सिंथेटिक नेचर, कि ये कृत्रिम होता है। तो हमारा जो सूती कपड़ा होता है यानी कॉटन होता है वो पहली बात एक प्राकृतिक रेशा होता है, वो कृत्रिम नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर जो कॉटन का कपड़ा होता है अगर वो जल से दूर भागता तो वो पानी कैसे सोखता, ठीक। अगर वो जो दूर भागता तो पानी कैसे सोखेगा, पसीना कैसे सोखेगा। इसीलिए जो सूती कपड़े का नेचर होता है वो कैसा होता है, जल प्रेमी टाइप का होता है, इसीलिए वो क्या करता है, पसीने को सोखता है। तो हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है
वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला है। तो यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है कि कॉटन इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है कि जो ख़त्म ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो कॉटन होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, वो कुछ समय पश्चात 1-2 साल में क्या हो जाता है, सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। तो कॉटन हमारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो ये बात तो सही है। रीज़न हमारा क्या कह रहा है कि इट इज़ नेचुरल फाइबर। ठीक, ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। हाँ, ये नेचुरल फाइबर है, इसीलिए क्या होता है, ये मतलब ये ख़त्म हो जाता है, बायोडिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर ये नेचुरल फाइबर नहीं होता तो वो सड़ता नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा रीज़न है वो असर्शन की क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मतलब यह एक प्राकृतिक रेशा है, इसीलिए ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट, मतलब ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन वाला, कि असर्शन क्या कह रहा है कि नायलॉन बेल्ट्स, ठीक, जो नायलॉन होता है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। हमारा रीज़न क्या कह रहा है, क्यों पिघलता है, इट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक। मतलब ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। एक बात जान लीजिए कि जो नायलॉन होता है वो कैसा होता है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है। ठीक, आर्टिफिशियल रेशा होता है, यानी कि क्या होता है, मैन मेड होता है, इसीलिए क्या होता है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक, थर्मोप्लास्टिक नेचर का होता है। तो जो नायलॉन है वो कृत्रिम रेशा है और थर्मोप्लास्टिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हैं, सही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। ठीक, यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन देना चाहिए था कि बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे लिखने में शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ए भी सही है और हमारा बी भी सही है। एग्ज़ाम में ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो फिर आपसे गलती हो जाएगी तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।